तो गुलाम हो गए। ठीक है साहब, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हार गए थे, ये तो पढ़ाया गया ना इतिहास में, हम सब ने पढ़ा। क्योंकि कोई राजा युद्ध हारा, इसके तो डिफाइंड पैरामीटर्स है ना, 4 डिफाइंड पैरामीटर है। नंबर 1 वो मार दिया गया हो, नंबर 2 वो बंदी बना लिया हो गया हो, नंबर 3 उसने टैक्स देना शुरू कर दिया हो, नंबर 4 या कम से कम दरबार में जाकर हाजिरी लगा दी हो। अब महाराणा प्रताप ने इन चारों में से क्या काम किया था? अगर कुछ भी नहीं किया तो आपने किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाल दिया कि वो हार गए? और फिर हम ये कहना चाहेंगे कि ये बात भी हमारे दिमाग में कैसे भरी गई। इस पे एक बहुत बड़े नोबेल लॉरेट हुए हैं, वीएस नायपॉल। इनको 2003 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य का अपनी किताब अमंग द बिलीवर्स के लिए। उन्होंने भारत के बारे में लिखा है कि भारत एक विचित्र देश है जहां पर राष्ट्र की भक्ति को मजबूत करने वाला इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है, कमजोर करने वाला इतिहास पढ़ाया जाता है। दुनिया का इकलौता देश है जो अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता है, विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। और कहते हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि विदेशियों में भी जो इसके दुश्मन थे, जिन्होंने इस पर हुकूमत की, उनके लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। यानी इसीलिए उन्होंने किताब लिखी थी लेट 70s में, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। मैं ये क्यों कह रहा हूं? अरे भाई, कितने चाइनीज यात्री आए, फाइयान, वेनसॉन्ग, इत्सिंग, उन्होंने क्या लिखा भारत के बारे में वो भी तो बताओ ना। वो क्या लिखा, अलबरूनी ने क्या लिखा, उन्होंने क्या लिखा बताएंगे, मगर उसमें भी कैसे छुपा जाते हैं। देखिए, मैं ये बात एकदम तथ्यात्मक आधार पर कह रहा हूं। आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर ने, मतलब औरंगजेब की बात नहीं कर रहे, चित्तौड़ दुर्ग को जीतने के बाद जो मंदिर बच गए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में, हिंदू और जैन मंदिर, उन सबको भी नष्ट किया। 30,000 लोगों को मारने के बाद उनके सर पर खड़े होकर गाजी की उपाधि धारण किए। कौन लिख रहा है? अकबर की ऑटोबायोग्राफी लिखने वाला खुद। और ये फतेहनामा चित्तौड़ में भी अकबर लिख रहा है, यानी जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर जारी होता है ना, उसमें भी लिखा है। उसके बाद वीएस नायपॉल ने लिखा है कि अजब देश है, किसी भी देश में यदि युद्ध के बारे में होता है तो एक ही राजा महान माना जाता, चाहे वो जीता हो या हारा हो। कहते हैं परंतु यहाँ पे जनता मानती है कि महाराणा प्रताप महान थे, और इतिहास में लिखा जाता है अकबर महान थे। ऐसा विचित्र उदाहरण से भारत में देखने को मिला। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वह दिमागों में हमारे कैसे भरा जाता है, और होना क्या चाहिए थी मानसिकता, और बना क्या की जाती मानसिकता। मैंने बचपन में एक कविता पढ़ी थी, वो ये थी कि एक सन्यासी हाथ में थाल में पूजा की सामग्री और फल फूल चढ़ाकर जा रहा है। तो कवि उससे पूछता है कि इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, कहां किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहां चले तुम सन्यासी। तो सन्यासी जवाब देता है, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें। यानी भारत के बलिदान और शौर्य का जो प्रतीक था, उसे हमारी कमजोरी बता दिया गया। अभी मेजर जनरल साहब बता रहे थे कि अफगानिस्तान में अमेरिका दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड, टेक्नोलॉजिकली एडवांस, मोस्ट पावरफुल आदमी लेके 1 दशक तक रहने के बाद वापस चला गया। थोड़ा खराब शब्द लगेगा, मगर मुंह झुकाकर चुपचाप वापस चला गया। और उससे पहले रशिया इतनी पावरफुल आदमी लेके 11 साल रहा, क्यों वापस चला गया? उस देश में जिसके पास अपनी एयरफोर्स नहीं थी, उस देश में जहां ज्यादातर शहरों में इंटरनेट छोड़िए बिजली तक नहीं थी। क्यों नहीं जीत पाए भाई? क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि अल्टीमेटली लड़ाई आत्मबल से जीती जाती है। अमेरिका के पास मशीनरी का एक्सपर्टीज थी, मशीनरी की इंजीनियरिंग थी, उनके पास कॉन्शियस की इंजीनियरिंग थी। हर कदम पे आदमी खड़ा था सर कटाने को तैयार। अगर आप याद करिए तो इस राजस्थान की धरती पर भी कोई इसलिए नहीं जीत पाया क्योंकि एक भी व्यक्ति सर झुकाने को तैयार नहीं था, सर कटाने को तैयार। इसके लिए कहा गया कि जमा सके अधिकार तरी खिलजी लेकर हथियार नहीं, और ठहर सकी इस पर क्षण पर अकबर की भी तलवार नहीं। तो इतनी महान परंपरा को आज मैं आपसे पूछूं, एक आदमी ऐसा दिखा सकते हैं जो सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका सकता नहीं ना? हमने पूरी परंपरा खड़ी की, और उसको क्या कहा गया? अरे ये तो कमक्ल होते थे, तो ठग बुद्धि होते थे, इसलिए ये सर झुकाने को तैयार नहीं, कंप्रोमाइज नहीं करते थे, इसलिए मार दिए जाते थे। जनाब, ये नहीं होता था। आप सोचिए, जब आज सैटेलाइट, ड्रोन
एटम बम के जमाने में एक फौज के लिए जीतना मुश्किल है तो तीर तलवार के जमाने में जीतना आसान नहीं था। यह हमारी संघर्ष क्षमता का प्रतीक था और हमारे दिमागों में वो दूसरे ढंग से बन गया। इसलिए हमें उस विचार से भी लड़ने की बहुत जरूरत है और हमें इस बात को भी ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें किन चीजों से अपने को बाहर निकालना है जो हमारे दिमागों में बहुत कायदे से धीरे 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 करके भर दी जाती है। मतलब एक और मैं लाइटर नोट कहता हूं, ये तो हुआ आप कहेंगे युद्ध के बारे में भरा गया, ये प्रेम के बारे में क्या भरा जाता है। जब आपने, अब ये युवा पीढ़ी को बहुत बताने की जरूरत है, आज के यंग बच्चों से पूछिए कि साहब प्यार मोहब्बत की बात आती तो किसका नाम आता है? लैला मजनू, शीरी फरहाद, सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शाहजहां नूरजहां, ये चाचे नाम ध्यान आते हैं ना। जबकि ये फैक्ट है कि एक भी मुगल बादशाह बताइए जिसकी 1.5 दर्जन से कम बीवियां ना रही। अच्छा 1.5 दर्जन से कम तो ऑफिशियल भाई, मतलब दर्जन 1.5 दर्जन से कम, और हरम में 200-300 से कम औरतें न रही। परंतु दिमागों में ऐसा भरा गया कि ऐसे ही लोग एक स्त्री के प्रति समर्पित, एक निष्ठ पवित्र प्रेम के प्रतीक बनकर युवा पीढ़ी के दिमाग में बैठा दिए गए। इस मानसिकता को हमें चेंज करना होगा, तब हम विकास में, क्यों ये मानसिकता सिर्फ पढ़ने से नहीं होगी, ये 60-70 सालों से बहुत करीने से हमारे दिमाग में भरी गई है और इस ढंग से भर गई कि हम आप पूछते हैं कोई भी बात फटाफट यही दिमाग में ध्यान आता है। हाँ, अगर पढ़ना ही है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, जो बड़ा ये कहा जाता है प्यार मोहब्बत की, इसकी शेरो शायरी वगैरह हमने भी बहुत पढ़ी है, परंतु कभी पढ़ के तो देखिए हमारे यहाँ का क्या साहित्य है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास का पहला ग्रंथ पढ़िए जिसमें राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी, स्वप्न वासव दत्ता पढ़िए, राजा उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कहानी, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़िए, शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी। मैं कह रहा हूं दिमाग खुल जाएगा और आपको लगेगा कि ये सब जो सांसारिक बातें की जाती हैं ये सब तो उसके आगे कुछ नहीं है, धूल धूसरित कण है।